सर, अब सवाल ये है कि पूरा देश में एक कल मॉक ड्रिल होने वाला है। सिविल डिफेंस को कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ड्रिल करने के लिए। तो 1970 वॉर में हमारा टू फ्रंट वॉर था, एक तो बांग्लादेश के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। यू आर डिप्लॉयड इन द वेस्टर्न फ्रंट, आप वेस्टर्न फ्रंट में थे। तो उस समय भी ब्लैकआउट्स हुए थे, उस समय भी कैसे डिफेंस अपने आप को बचाना है सिविलियंस को, उसका तौर तरीका था। तो आपको पता है कैसे एक्सपीरियंस था उस समय जब ब्लैकआउट्स होते थे, कैसे होते थे? मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैं तो फ्रंट पे बहुत दिन पहले चला गया था। इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन के लिए बहुत फॉर्मेशंस हैं जो बैटल जोन से बहुत दूर हैं। जैसे कि मैं झांसी में था, तो हम तो यहाँ से निकल गए थे, झांसी से निकल गए थे अगस्त सितंबर में। सिविलियन एरिया में हम नहीं थे, हम थे गुरदासपुर के पास। और गुरदासपुर वगैरह इस जगह पे उन दिनों में बिजली का इतना प्रोमिनेंस भी नहीं था। तो ये जो पीछे रह गए हैं फैमिलीज और बाकी लोग आपको बता सकते हैं। मैं आपको, हम जब गुरदासपुर पहुंचे उससे पहले क्या क्या हुआ है इसके बारे में बता सकता हूँ। ये बहुत क्लियर था कि इतने सारे रेफ्यूजीज का लोड अपना देश नहीं ले सकता है। और ये क्लियर था, आपने एक बोला ना कि दो फ्रंट में था, फ्रंट दो नहीं था, दुश्मन एक ही था, पाकिस्तान आर्मी। उन दिनों में बांग्लादेश आर्मी वगैरह का कोई, बट टू फ्रंट इन द सेम आर्मी, टू फ्रंट्स, ओके। तो इसके लिए तैयारी भी बहुत दिन पहले हो गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है ज़रूर कि बांग्लादेश में अपना इंटरनल सपोर्ट के लिए हमने कुछ बांग्लादेशी मुक्ति योद्धा को हमने ट्रेनिंग दिया था। वो ट्रेनिंग इंडियन आर्मी में दिया, आर्मी ने ही दिया है। उसमें ज़्यादातर इन्फेंट्री के लोग इन्वॉल्व थे। और सैम मैनेक्शॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने ये सब सोचा था कि एक हुक्म देने से ही लड़ाई नहीं हो सकता, जैसे कि अभी भी हम सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बहुत किस्म की ट्रेनिंग का, ख़ास तौर पे बांग्लादेश का टेरेन जो है वो रिवरीन टेरेन है और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, स्पेशल ब्रिजिंग इक्विपमेंट का ज़रूरत था। और कुछ आर्मर जो टैंक जो ले गया था हम लोग इंडियन आर्मी, वो हल्का धरण का टैंक था, हल्का टाइप का टैंक था। तो इनको भी ले जाना पड़ा। लैंड बॉर्डर सिर्फ वहाँ से त्रिपुरा और अगरतला से ही हो सकता था अप्रोच। तो ये सब तैयारी के लिए टाइम लगता है। हम लोग फॉरवर्ड असेंबली एरिया में बैठे हुए थे। असेंबली एरिया का मतलब होता है टैंकों का मूवमेंट। असेंबली एरिया जहाँ सब लोग को इकट्ठा किया जाएगा, उस टाइम पे, उस दौरान पे ट्रेनिंग भी होता था। उसके बाद जाता है स्टेजिंग करके फॉरवर्ड असेंबली एरिया। फॉरवर्ड असेंबली एरिया में दुश्मन के निगाह नजरी से बाहर वही चलता रहता, लेकिन लो स्केल पे। और फिर ये हर दिन ये सत्य होता रहा कि इंडियन आर्मी को पाकिस्तान घुसना पड़ेगा। मैं तो उन दिनों में एक कप्तान था, रैंक में बहुत जूनियर ऑफिसर था। कि हम इतना स्ट्रेटजी वगैरह नहीं समझते थे कैसे करना है। हमारा था एक ऑर्डर हमारे लिए लागू होता था, तुम ये टास्क करो। उन दिनों में मेरे पास 3 टैंक था, एक सब यूनिट ऑफ ए रेजिमेंट। तो वो ही लेके मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बता सकता हूँ। 6 दिसंबर हम जब फॉरवर्ड असेंबली एरिया के तरफ एरिया में थे, तकरीबन 15-16 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर, फुली
geared for war, fuel tank topped up, डीजल टैंक टॉप्ड अप, डीजल टैंक के डेक के ऊपर 2-2 बैरल चिपकाया हुआ था, ताकि हम जब फॉरवर्ड असेंबली एरिया से आगे निकले उस टाइम पे ये डीजल भर के फुली टॉप अप होके चलते थे। हम जिस इलाके में थे, जैसे मैंने आपको बताया गुरदासपुर के इलाके में, 6 दिसंबर लगभग 5:30 बजे हमने जब देखा कि पाकिस्तानी जेट अपने ऊपर से चला गया, तो वो पठानकोट की तरह गया, क्योंकि वहाँ पठानकोट एक्टिव एयरबेस था। उसके बाद हमने सुना है बाद में कि लुधियाना, हलवारा, वो है अम्बाला, हलवारा, आदमपुर से लेके पूरा गुजरात तक, कच्छ और नालिया तक अटैक हुआ था, एयर रेड हुआ था। तो हमें हुक्म मिलते ही हमने अपना कैमोफ्लेज डाउन किया, जैसे आपको बोला कि पेट्रोल डीजल टॉप अप करके हम चले गए। रावी रिवर क्रॉस करना पड़ा था। वहाँ हमारे इंजीनियर्स लोग कुछ ट्रैक्स बनाए हुए थे, समरफील्ड ट्रैक्स, उसमें टैंक बैठता नहीं है, दलदल में भी नहीं बैठता है। फिर रावी रिवर का क्रॉसिंग हुआ। रावी रिवर का क्रॉसिंग कंटेस्टेड था। वो लोग भी तैयार थे अपने बंकर में और अपनी माइनफील्ड लगा के। ये माइनफील्ड वगैरह क्रॉस करने में पूरा रात तो लग ही गया। अगला दिन भी काफ़ी देर तक डे लाइट में ऑपरेशन हुआ था। फिर वो जब ब्रीच हुआ, यानी कि हम उसको भेद करके निकल गए, फिर और एक माइनफील्ड में, मैं रवि की बात कर रहा हूँ, रवि जब क्रॉस कर गए, माइनफील्ड से कांटेक्ट हुआ, वो माइन ब्रीचिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। ये सब कार्रवाई रात को ही होता था, डे टाइम में एक्सपोज नहीं करते थे हम अपने इक्विपमेंट। उसके बाद लड़ाई होता ही रहा। हमारे साथ जो टैंक था उसके सपोर्ट में एपीसी था। एपीसी में हमारे साथ इन्फेंट्री आगे जाते थे। थोड़ा सा जगह कैप्चर हुआ तो इन्फेंट्री वहाँ मोर्चा खोद लेते थे डिसमाउंट होके। लड़ाई होता रहा और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपना ऑब्जेक्टिव में पहुंच गए। अपना ऑब्जेक्टिव था कि शकरगढ़ बल्ज में धामताल नारोवाल लाहौर तक का कम्युनिकेशन का मतलब रेल मूवमेंट, रिप्लेनिशमेंट्स, रीएनफोर्समेंट वगैरह, इनको सप्लाई चेन दोनों को कट ऑफ करना, ताकि जो थ्रेटन सेक्टर है उसमें और वो लोग ट्रूप्स इक्विपमेंट ना भेज सके। इसी तरीके से डिंग डोंग बैटल चलता रहा और 16 तारीख को सीज फायर डिक्लेयर किया गया था, 16 दिसंबर। लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी दोनों साइड में एक्सचेंज ऑफ गोला बारूद चलता रहा पूरा रात। हम भी उसके जवाब देते रहे। अगला दिन थोड़ा सा शांत होना शुरू हुआ। वो लोग कोशिश कर रहे थे उनकी डैमेज टैंक को वापस ले जाना, हमने रोक दिया, क्योंकि गोला बारूद तो सीजफायर तो हो गया था, लेकिन कुछ हरकत चल ही रहा था। तो इस तरीके से बाय 17th मे बी 18th नाइट द सिचुएशन केम अंडर कंट्रोल और हमारे पास काफ़ी पाकिस्तान के ज़मीन था। अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा जो सिविल वॉर हो गया, सिविल डिफेंस की हरकतें चल रहा है। और हमने खासतौर पे JNK में एडवांस विलेज जो गोला बारूद के नज़दीक रेंज में है, उनको इवैक्यूएशन का ड्रिल शुरू कर दिया है, ठिकाना। उस दिन हम जब गए थे, हम कुछ गाँव में जब हम गए, वहाँ देखा था कि
चूल्हा में बर्तन भरा हुआ है, कुछ खाना रोटी वोटी लगा के वो चल रहा था परिवार। यानी कि मेरा कहना है ये सब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, पाकिस्तान का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई ऐसे तो सवाल नहीं होता कि हमने उनको सरप्राइज दिया था, लेकिन क्यों ये हालत हुआ था उसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने देखा था विलेज में कुत्ते भौंक रहे हैं, चूल्हा जल रहा था। They were not prepared. Absolutely not prepared for evacuation. Why they were not done, I cannot answer. अब सर इसी में मेरा एक ही सवाल है, जैसे कि मैंने पहले पूछा था, उन दिनों युद्ध में ब्लैकआउट्स होते थे। हाँ बिल्कुल, लगातार ट्रेनिंग्स होती थी। आपको एक्सपीरियंस है ब्लैकआउट का, लेकिन होता है सिटी में होते थे या तो फिर टाउन्स में होते थे। हाँ। आपने देखा तो है ब्लैकआउट्स कैसे होते थे, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए। मतलब कैसा प्रिपरेशन रहता था उस समय ब्लैकआउट्स के लिए बहुत रिहर्सल होता था। पीछे हमें पता है कि पिछले दिनों में खास तौर पे उस टाइम की बात कर रहा हूँ 71 का, खास तौर पे ये जो अफेक्टेड जगह है जो कि विजुअल रेंज के अंदर है या जो उस किस्म की रेंज के अंदर है, हवाई जहाज जिसको रोशनी से पता लग जाए कि कहाँ कहाँ मकाने हैं, उनको डिस्ट्रक्शन से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये फायर ब्लैकआउट ड्रिल किया जाता था। ब्लैकआउट ड्रिल जब होता है सायरन बजता है, लगातार सायरन बजता रहता है और लाइट सब ऑफ कर देते हैं। बहुत लोगों ने, खासतौर पे जो थोड़ा पीछे है, गुरदासपुर के फ्रंट में नहीं थोड़ा पीछे है, वहाँ उनको आदेश दिया गया था कि सिर्फ पर्दा से नहीं चलेगा, शीशा पे कार्बन डालो, पेंट करो, कुछ ना कुछ करो ताकि अगर पर्दा में थोड़ा भी गैप रह जाता है तो लाइट किसी तरह से ना निकले। यही था मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है पीछे इन्होंने क्या किया था यही बता सकेंगे आप। कोई वेटरन लेडी ऑफिसर से पूछ लीजिए, उन दिनों में लेडी ऑफिसर थे, डॉक्टर्स, आपकी तरह नहीं कि बाकी आर्म्स में भी हैं। ऑल डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर लेडीज, बात उनको बहुत आगे नहीं भेजा जाता है। एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन जो है उसमें सिर्फ मेल मेडिकल ऑफिसर होते थे। पीछे बेस फील्ड हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ एलिमेंट्री सर्जरी होता था उनमें ये था। उनसे आपको कोई तजुर्बा मिले कि हमने तो पीछे का एरिया नहीं देखा, लेकिन ये मैं गेस कर रहा हूँ। वहाँ एक विलेज है, मतलब छोटा टाउनशिप है बटाला के पास, वहाँ किसी कारण मुझे जाना पड़ा था। जब हम प्रिपरेशन में रहते हैं, हर एक जगह पे रेकी करते रहते हैं, रिकॉनेसेंस करते रहते हैं, तो मैं बटाला की तरफ जब गया और मैंने देखा कि ये ड्रिल हो रहा है रात को। ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट। ठीक है, थैंक यू।